मौर्य राजवंश की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे मौर्य इकोनॉमी के बारे में, मौर्य समाज के बारे में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अर्थव्यवस्था शुरू करने के पहले हम इसके प्रांतों के बारे में देख लेते हैं, कितने भाग पार्ट में बटा हुआ था मौर्य साम्राज्य। तो हम जानते हैं कि अशोक के पहले 4 प्रांत थे, पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। और इसके समय में, अशोक के समय में 5 प्रांत थे, जिसमें पहला था उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची या प्राची, कलिंग और अवंती। इनकी राजधानियां थीं उत्तरापथ की तक्षशिला, वर्तमान में रावी चिनाब पाकिस्तान में है पोर्शन, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राची या इसका मध्य देश इसे कहते हैं, ये था पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली, अवंत की उज्जैनी। ये 4 प्रांत थे। इन चारों प्रांतों का बताने का ये हमारा तात्पर्य था कि व्यापार वाणिज्य जब आप देखेंगे, उत्तरापथ इनके मार्ग जब आप देखेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। शुरू करते हैं, पहले इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। किसी भी राजतंत्र की, भारत में जब लोकतंत्र हुआ उसके पहले, यहाँ तक कि शुरुआती ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति के अंतर्गत भी जो प्रारंभिक कर या प्रारंभिक अर्थव्यवस्था थी, या पूरे शासकों की अर्थव्यवस्थाएं थीं, जितने भी शासक हुए, मध्यकाल के हुए, मुगल काल के हुए, सल्तनत काल के शासक हुए, सुल्तान हुए जितने, या उसके पहले गुप्त काल हुआ, मौर्य काल हुआ, इसके पहले के मगध राजवंश हुआ, इसमें सबसे मुख्य जो था कर व्यवस्था का, वो था भूमि कर। क्या था? भूमि कर, यानी किसानों की उपज के ऊपर पूरा साम्राज्य बना हुआ था। और इस साम्राज्यों का निर्माण भी शुरुआती मगध साम्राज्य हमने बताया था, महाजनपद आप हमारे वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। महाजनपद के निर्माण में भी, द्वितीय नगरीकरण में भी ये सारी बातों की चर्चा कर चुके हैं हम। इसका सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी भूमिकर ने जनपद को, महाजनपद या वैदिक काल को ट्रांजिट करने में, या वैदिक काल को शिफ्ट करने में, मौर्य एक साम्राज्य के रूप में बदलने में इसी भूमिकर ने इसी अधिशेष ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस समय भी भूमिकर महत्वपूर्ण था मौर्य काल के समय में। और जीविका के अन्य जो साधन थे, व्यापार, भूमिकर के अलावा व्यापार और पशुपालन, इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसी के आधार पर मौर्यकालीन व्यापार का, या मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसमें चलती थी। अब हमने जैसे बताया कि सबसे पहले क्या था? भूमिकर। अब निश्चित तौर पे भूमिकर अगर महत्वपूर्ण था तो भूमिकर या भूमिकर मतलब जो भूमि पर उपज से जो कर आता था वो था। तो भूमि पर विशेष ध्यान दिया जाता था और राजा भी इस पर ध्यान देता था। भूमि को कई भागों में बांटा गया था। जैसे राजकीय भूमि थी, जिस पर सीताध्यक्ष की तुलना में राजकीय भूमि जो थी, सीताध्यक्ष की नियंत्रण में उस पर खेती की जाती थी। उसको गुलाम या बंदी, जो कारागार में बंदी होते थे, अपराधी होते थे, दास होते थे, इनसे कृषि कराई जाती थी राजकीय भूमि पर। ये किसके नियंत्रण में? सीताध्यक्ष के नियंत्रण में। इस पे इन गुलामों से या बंदियों से कृषि कराई जाती थी और इस पर पूरा स्वामित्व जो है राजा का होता था। दूसरी तरह की जो भूमि होती थी वो काश्तकार की भूमि होती थी, या काश्तकार के अलावा एक भूमि और होती थी जिस पर जो है उनका नियंत्रण रहता। ये काश्तकार के अलावा एक भूमि जो और होती थी उसको कहते थे क्षेत्रक। इस पर जो नियंत्रण होता था
ये भूस्वामी का ही होता था, भूस्वामी। और ये काश्तकार होते थे, बटाई पर खेती करते थे। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष खेती करता था। इस तरह से भूमि के जो प्रकार थे, 3 तरह के कैटेगरी थी इसमें। एक तो राजकीय भूमि थी, काश्तकार की थी, क्षेत्रक थी। अब इस पर जो भूमि के प्रकार का देखा जाए तो उसमें भूमि भी एक तो कृष्ट भूमि होती थी, भूमि जो होती थी कृष्ट भूमि होती थी। कृष्ट मतलब जहाँ जुताई हो सकती थी। दूसरी होती अकृष्ट या परती बंजर जिसे कह सकते हैं। चौथी होती थी क्षेत्र या स्थल, ये ऊंची भूमि होती थी, जहाँ वास स्थान या जहाँ पर लोग रहते थे, ऊंची भूमि होती थी। कृष्ट अकृष्ट। एक भूमि और होती थी अदेव मातृक। अदेव मातृक जहाँ पर बिना वर्षा के ही खेती होती थी, बिना वर्षा के। अदेव मातृक मतलब बिना वर्षा के खेती। ठीक, इस तरह से भूमि जो है कई भागों में बांटा गया था। इसके अलावा जो आय का अन्य साधन था, वहाँ पर वन भूमि थी। वन से भी आय होती थी। वन में जो आय होती थी वो थी, वन से कौन कौन सी आय होती थी? एक तो हस्ती वन होता था, इस पर पूरी तरह राज्य का नियंत्रण होता था। और द्रव्य वन। हस्ती वन मतलब जहाँ से हाथी मिलते थे। द्रव्य वन मतलब जहाँ से खनिज हमें प्राप्त होते थे। हम जानते हैं कि लौह खनिज की वजह से मगध साम्राज्य आगे बढ़ा था, तो इस पर पूरा नियंत्रण राज्य का होता था। इसके अलावा अन्य जो, जैसे कुछ क्षेत्रों पर राजा का अधिकार होता था, कुछ क्षेत्र जो होते थे राजा अपने नियंत्रण रखता था, बाकी चीज़ें सारे लोग उस व्यापार वाणिज्य में लगे रहते थे। इन्हीं से जो कर प्राप्त होता था, वही कर इनके आय का साधन था। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य तो था ही। जो कर यहाँ से मिलता था, जैसे हमने बताया सीता, अभी हम लोग अर्थव्यवस्था ही पढ़ रहे हैं, तो सीता भूमि से जो कर मिलता, सीता राजकीय भूमि से जो कर मिलता था, भूमि से अलग कर या आय जो होती थी उसे सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। ये राजकीय भूमि की आय हुई थी। इसके बाद जो है, जो काश्तकार या भूस्वामी, इससे जो आय होती थी, इसकी भूमि से जो आय होती थी, इनकी भूमि से जो आय होती थी, वो भाग होता था। और ये भाग, अगर ये जो भाग था, ये अगर हम नगद रूप में लेते थे, नगद जो है भाग, तो ये इसे कहा जाता था हिरण्य। इसके अलावा आयात निर्यात पर भी कर था। अगर निर्यात है, प्रवेश, उसे प्रवेश कर था। निर्यात कर, ये क्या था? प्रवेश। आयात कर भी लगता था। आयात कर निष्क्राम में। आपातकालीन कर भी लगाया जाता था। आपातकालीन कर, ये था, ये क्या था? प्रलय कर। प्रलय कर कई बार पूछा गया है इसको। आपातकालीन कर प्रलय कर था। इस तरह से करों की एक लंबी सूची थी यहाँ पर प्राप्त होती थी। इसके बाद बलि, सेतुबंध और विष्टि। बलि होती थी जो राजा को स्वेच्छा से काश्तकार देता था, राजा को प्राप्त। इसके बाद विष्टि, ये भी जो बेगार लिया जाता था, बेगार होता था, बेगार। और एक और होता था विष्टि, और ये इसके अलावा जो एक कर और होता था सेतुबंध। कौन था? सेतुबंध। हम जानते हैं सेतुबंध जो है, ये राजकीय रूप से, जो राजकीय सिंचाई, जब राजा सिंचाई का प्रबंध राज्य की तरफ से किया जाता था, तो उस पर जो कर लगता था उसे सेतुबंध कहते थे, यानी राजकीय सिंचाई पर कर।
इसके अलावा पत्तन पर कर, जो व्यापार वाणिज्य होता था, हम जानते थे कि उद्योग था, व्यापार जो होता था, उनसे पत्तन जो होते थे उनसे कर, सड़कों पर कर, इस तरह से तमाम सारे। ये जो है सिंचाई कर होता था 1/3 से 1/5 भाग लिया जाता था। यानी अगर राजकीय भूमि पर सिंचाई, राजकीय भूमि पर खेती कर रहा है या कोई खेती कर रहा है, अगर राज सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है तो उसका लगभग जो है कृषक का हिस्सा, कृषक जो अपना हिस्सा देता था, उसके अलावा सिंचाई करके मिला करके 1/2 तक हो जाता था, 1/2 भाग तक उसे कर देना पड़ता था। इस तरह से हम देखते हैं कि ये व्यवस्था जो है, कर की व्यवस्था बहुत लंबी थी। कर जो कर चोरी करता था उसके लिए उसके लिए क्या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। कर चोरी बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता था, कर चोरी ना के बराबर होती थी और लोग इससे बचते थे। इसके अलावा मूर्तियों को व्यापार वाणिज्य में अगर देखा जाए तो मूर्तियों को बेचने और ख़रीदने का था। बेचने, भगवान ईश्वर की मूर्तियाँ या इस तरह से मूर्तियाँ बना करके बेची खरीदी जाती थी, इसका उल्लेख पाणिनि ने किया है। ये कर के अलावा जो व्यापार वाणिज्य था, उद्योग था, तो अगर उद्योगों की चर्चा हम करें यहाँ पे, तो उद्योग यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख था। कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। इससे भी राज्य की आय होती थी, क्योंकि कपड़े तो सभी पहनते थे। सूती वस्त्र उद्योग, और इसका जो इसकी देखभाल करता था सूती वस्त्र उद्योग का सूत्राध्यक्ष। जो व्यापार वाणिज्य होता था वो पणयाध्यक्ष की नियंत्रण में होता था। व्यापार वाणिज्य की जो देख रेख करता था पणयाध्यक्ष। एक था लक्षणाध्यक्ष, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बार बार पूछा जाता था, एग्जाम में पूछा गया है। लक्षणाध्यक्ष कौन था? ये जो सिक्कों का, या कह सकते हैं सिक्कों का निरीक्षण करता जो था, वो था लक्षणाध्यक्ष। सिक्कों का निरीक्षण करता मतलब ये मुद्रा जारी करने वाला था, मुद्रा जारी करता था। और एक इसमें रूप दर्शक भी होता था, जो सिक्कों का परीक्षण करता था। जो रूप दर्शक था, सिक्कों का परीक्षण करता था। इस तरह से हम देखते हैं पूरी एक सिस्टम बना हुआ था। सिक्के भी एक सिस्टम से थे। सिक्का जैसे पण, करसापण या धरण, ये मान्य सिक्के थे। इनका 3/4 तोला चांदी के बराबर ही होता था। 3/4 तोला चांदी के बराबर एक पण, करसापण या धरण, ये प्रमुख सिक्का था। हम जानते हैं कि वहाँ पर जो शीर्ष अधिकारी तीर्थ होते थे उनको 48,000 करसापण मिलता था, या 48,000 पण मिलता था। 48,000 पण जो तीर्थ थे उनको मिलता था, और सबसे छोटे अधिकारी को 60 पण। सबसे छोटा अधिकारी होता था 60 पण मिलता था। इसके अलावा करसापण के अलावा पण, करसापण, धरण, इसके बाद इसके अलावा मासक था, काकड़ी था। मासक, काकड़ी या स्वर्ण, सुवर्ण। सुवर्ण जो होता था स्वर्ण का सिक्का होता था, और मासक एक तांबे का सिक्का होता था। और स्वर्ण का सिक्का सुवर्ण होता था। और काकड़ी जो होती थी तांबे का होता था। ये भी तांबे का सबसे छोटा सिक्का होता था। तांबे का सिक्का होता जो सबसे छोटा होता था। इस तरह से सिक्के प्रचलित थे। और ये पंचमार्ग, इस पर लेख नहीं होता था, पंच आहत सिक्के होते थे। आहत सिक्के मतलब है अर्धचंद्र या मोर, मयूर चिन्ह, सूर्य, इस तरह के चिन्ह से ये पंच करके या उस पर मुहर लगा करके ये बनाए जाते थे, इसलिए इसे पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहते हैं। पंचमार्क्ड या आहत सिक्के।
तो ये सिक्कों का विवरण हो गया। और इनको देखने वाला कौन था? रूपदर्शक था। ये जो वस्त्र उद्योग हमने बताया सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण था। सूती वस्त्र जो होते थे, ये जो महत्वपूर्ण केंद्र था काशी, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण उस समय के केंद्र थे कौन कौन थे? काशी, पुंड्र, मालवा, बंग। इसके अलावा अगर ये सूती का था और रेशमी का अगर देखें तो काशी और पुंड्रू, ये दो बहुत फेमस थे। बंग का मलमल हम जानते हैं बहुत फेमस था, बाद तक बहुत फेमस रहा। इसके अलावा जो अगर हम देखते हैं कि इसी तरह से वस्त्र जो फेमस थे, दुकूल, छौम, एक तरह से रेशम का वस्त्र था ये। इस तरह के कई ब्रांड कह सकते हैं उस समय के, ब्रांड भी फेमस थे। अब व्यापार वाणिज्य को देखते हैं। व्यापार वाणिज्य इस समय दोनों होता था, आंतरिक और बाह्य। व्यापार वाणिज्य कैसे होता था? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में हम जानते हैं कि देश के अंदर बहुत बड़ा साम्राज्य था अशोक का, तो उसमें देश के अंदर कौटिल्य ने जल मार्ग को सबसे सुरक्षित माना है और इसके लिए सड़कों का निर्माण, एग्रोनोमोई एक अधिकारी था जो सड़कों का निर्माण करता था, तो एग्रोनोमोई के जो व्यवस्था थी वो सड़कों के निर्माण की थी। और इसने जो है ये व्यवस्था पूरी जो है, जैसे आंतरिक व्यापार को अगर हम केवल मेंशन करें तो इसमें जो व्यापारिक पथ थे, उत्तरापथ, ये पुष्कलावती या तक्षशिला के आसपास से, पुष्कलावती से पाटलिपुत्र तक था। ये पहला जो बहुत बड़ा मार्ग था। दूसरा था पाटन से कौशाम्बी तक। पाटन गुजरात में था, पाटल या पाटन गुजरात वर्तमान में, से कौशाम्बी। ये आकर के यहाँ पे कौशाम्बी में उत्तरापथ से मिल जाता था। ये मार्ग जो पाटल से कौशाम्बी तक था, ये उत्तरापथ से मिल जाता था। इसके अलावा प्रतिष्ठान से ये दक्षिणा पथ का मार्ग था। ये यहाँ से लेकर के ये मार्ग था श्रावस्ती तक, और एक मार्ग था श्रावस्ती से पाटलिपुत्र तक। इस तरह से हम देखते हैं कि ये मार्ग सारे एक दूसरे से मिले हुए थे। श्रावस्ती से पाटलिपुत्र जाकर के उत्तरापथ वहाँ मिलता था, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती आता था ये मार्ग। ये चाणक्य ने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि दक्षिण से जो बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त होते थे तो वो इसी मार्ग से आते थे। इन मार्गों का उपयोग जो व्यापारी थे वो लगातार करते थे। व्यापारियों को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी कारवा जो उनका होता था, महाश्रेष्ठी होता था इनका जो मुखिया होता था। जो पाटलिपुत्र की स्थापना भी हुई थी वो जलदुर्ग, एक सुरक्षा की दृष्टि से, एक तरफ से सोन, एक तरफ से गंगा, तीन तरफ से घिरा होने के, एक तरफ गंडक, तीन तरफ घिरा होने के कारण जलदुर्ग की तरह था। और दूसरे जो है ये गंगा नदी जो उत्तरापथ एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली के उधर पश्चिमी क्षेत्र से आती है, वहाँ से ये नाव का प्रयोग करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते थे पाटलिपुत्र तक। तो इस वजह से और नाव से जुड़े हुए, नदी से जुड़ा होने के कारण व्यापारिक मार्ग के व्यापारिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पूछते हैं, ये जो ये मार्ग हैं व्यापारिक मार्ग, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा आप लोग। जो विदेशी व्यापार था, अभी आंतरिक व्यापार हो गया। आंतरिक व्यापार पर जो कर लिया जाता था, इस पर जो कर था वो 4% था। इसी तरह से बाह्य व्यापार, इस समय 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, भृगुकच्छ या भड़ौच। भृगुकच्छ या भड़ौच गुजरात में है,
दूसरा है सोपारा या महाराष्ट्र में है, ये बंदरगाह है। और तीसरा जो बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, ये है कोलकाता। ये 3 बंदरगाह जो है महत्वपूर्ण थे उस समय। और इस समय जो व्यापार होता था वो उसी तरह से व्यापार होता जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। सिंधु में कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, जैसे मिस्र, सीरिया, मध्य एशिया, यूनान आदि क्षेत्रों से ये व्यापार होता था। इन्हीं क्षेत्रों से इस समय व्यापारिक संबंध इनका बना हुआ था। और इस पर जो बाह्य व्यापार था उस पर 10% कर लिया जाता था। बाह्य व्यापार पर कर जो था वो 10% था। तो इस तरह से मौर्य अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित हो गई थी, जिस अर्थव्यवस्था ने बहुत बाद के समय तक साम्राज्यों को संभाले रखा, विशेषकर मौर्योत्तर काल में। अगला जो क्लास होगा मौर्योत्तर क्लास में व्यापार वाणिज्य जो था बहुत उन्नत अवस्था में था, विशेषकर कनिष्क के समय में। और वो फायदा ये भारत या कनिष्क या बाद के मौर्योत्तर काल के सम्राट इसीलिए उठा पाए क्योंकि मौर्य काल में एक व्यापक कर व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। और ये आंतरिक ही नहीं बाह्य व्यापार भी ये बहुत उन्नत अवस्था में था। इस वजह से ये कर व्यवस्था उठा सके, कर व्यवस्था का लाभ ये पूरी तरह से इसी वजह से उठा सके। अब अगला जो हम व्यवस्था देखते हैं, ये था इकोनॉमी जो मौर्य की थी, इसके बारे में थी। वो हम देखते हैं समाज व्यवस्था, मौर्य राजवंश की समाज व्यवस्था, मौर्यकालीन समाज। इसका विवरण हमें 2 स्रोतों से मिलता है, एक तो कौटिल्य और दूसरा मेगस्थनीज। पहले कौटिल्य को देखते हैं। कौटिल्य क्या कहता? कौटिल्य जो जिस व्यवस्था में पला बढ़ा था वहाँ पर चातुर्वर्ण व्यवस्था ही प्रभावी थी और उसने इसी को स्वीकार किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन शूद्रों के प्रति उसका व्यवहार विनम्र था। अर्थशास्त्र से जो हमें सूचना मिलती थी, शूद्रों के प्रति उसका व्यवहार उतना कठोर नहीं था जितना बाद के स्थितियों में था। तो उसमें शूद्र जो थे उसने शूद्रों को आर्य कहा है। एक तो ये है, उसने व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन और कृषि की अनुमति शूद्रों को दी है। पशुपालन, व्यापार और कृषि की अनुमति दी है। इसे वार्ता सम्मिलित रूप से हमने बताया, अभी वार्ता कहा जाता है। इसकी अनुमति शूद्रों को थी। ये सेना में भर्ती हो सकते थे, जैसे इसने बताया है कि चातुर्वर्ण में सभी वर्ण के लोग सेना में भर्ती हो सकते थे। शूद्रों पर उतनी अपात्रताएं नहीं थी जितनी बाद के समय में हुई, इसके बाद के समय में। लेकिन मेगस्थनीज और इसके अलावा इसमें दासों के बारे में भी कहा है। दासों को अगर देखा जाए तो कौटिल्य ने 10 प्रकार के दास बताए हैं। जातकों में 4 प्रकार के दास हैं। जातकों में 4 प्रकार के दासों को बताया गया। जातकों में 4 प्रकार के दास, कौटिल्य ने 10 प्रकार के दासों का विवरण दिया है। स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है। स्त्री, कौटिल्य जो है स्त्री के बारे में क्या बताता? स्त्रियों के बारे में भी इस समय स्थिति जो है, स्त्री के बारे में जो अस्मृत काल थे उससे स्थिति अच्छी थी। इन्हें पुनर्विवाह की अनुमति थी, नियोग की अनुमति थी, पुनर्विवाह या नियोग की अनुमति थी। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति महिलाएं कर सकती थीं। महिलाओं को एक तरह से राज्य का लाइसेंस वेश्यावृत्ति के लिए मिला हुआ था। उन्हें गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ये गुप्तचर के रूप में भी नियुक्त होती थी और इनका जो देख रेख नियंत्रण करता था वो गणिका अध्यक्ष था। क्या था? गणिका अध्यक्ष था।
ये अगर जो घर में और नृत्य आदि से जो महिलाएं या जो पुरुष अपनी जीविका कमाते थे उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, यानी नृत्य आदि से भी जीविका पार्जन की परंपरा बनी हुई थी। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा, रूपा जीवा। और रूपा महिला पुरुष या दोनों को भी इस तरह से बोला जाता था, रूपा जीवा। जो महिलाएं जो बड़े घरों की होती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें अनिष्कवासिनी कहा है कौटिल्य ने। क्या कहा है? अनिष्कवासिनी। इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने हर तरह की अर्थशास्त्र में हर वर्ग के लिए हर वर्ग के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक विवरण दिया है। लेकिन मेगास्थनीज ने भी इस समाज के बारे में बताया है। मेगास्थनीज ने दासों के बारे में कहा, भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये बार बार पूछा गया, किसने कहा है? मेगास्थनीज ने बताया है, दास प्रथा नहीं थी। ऐसा क्यों कहा उसने? हम जानते हैं कि अभी हम कौटिल्य का जब विवरण पढ़ रहे थे तो उसमें देखे कि जो उसने दासों के बारे में कहा कि ये व्यापार वाणिज्य, पशुपालन और कृषि कर सकते हैं, सेना में भर्ती हो सकते हैं, इनको संपत्ति का अधिकार था, दासों को अपनी संपत्तियां खरीद बेच सकते थे। तो इस तरह से गुलामी वाली स्थिति नहीं थी जैसा वहाँ पर मेगास्थनीज जहाँ से आया था यूनान में जो व्यवस्था थी। दासों को विवाह या विवाह के बाद उनकी पत्नी का अधिकार, उसकी पत्नी भी पर भी उसके मालिक का अधिकार हो जाता था। या बहुत क्रूएल प्रथा थी। बाद में मैनर के समय, जब मैनर स्टेट होते थे मध्यकाल तक, उस समय भी बहुत बुरी हाल थी। दासों की तो इतनी बुरी हाल थी कि वो जानवरों से बदतर स्थिति उनको रखा जाता था। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, अत्यंत शोषण किया जाता था। और उस व्यवस्था से अलग कौटिल्य ने यहाँ देखा, उसे लगा है नहीं ये दास भी ऐसे हो सकते हैं। तो इस वजह से उसने दास प्रथा का विवरण इस तरह का उसने नहीं दिया है। और उसने भारतीय जो समाज है उसको 7 जातियों में बांटा है। 7 जातियों में बांटा है। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, सैनिक के अलावा दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक और निरीक्षक और सभासद। निरीक्षक और सभासद, ये बार बार पूछा गया है। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत जो है उससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। 7वें पर कौन है, कई बार पूछा गया है, मित्र है। इसी तरह से 7 जातियों में तीसरे स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे कौन है, या 7वें पर कौन है, ये पूछ सकता है। पहले स्थान पे कौन है। तो 7 जातियाँ, जबकि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था में विभक्त था शुरू से ही। वैदिक काल से ये बट गया था। ऋग्वेद काल में 10वें मंडल में हम देखते हैं, जो बाद का जोड़ा गया हालांकि है, लेकिन उसमें हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का हल्का आभास पाते हैं। और यहाँ पर ये 7 जातियों को जो विवरण है, ये ऐसे लगता है कि उसने जो समाज या राजकीय भवन में या उस तरह से वहाँ पर उसने महल का जो उसने सिस्टम देखा, महल में जो व्यवस्था देखी, उसी आधार पर इसने लोगों को बांटा है। उसने समझा पूरे देश में ऐसे ही होगा, लेकिन पूरा देश उससे अलग था। इसे लगता है कि वो बाहर नहीं निकला था, उसका ताल्लुक पूरी तरह से मौर्यकालीन समाज से ही था। इसके अलावा तलाक की अनुमति थी ही। हम जानते हैं कौटिल्य ने तलाक को या विवाह विच्छेद को मोक्ष कहा है, और पुनर्विवाह की भी अनुमति थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक जो खांचा है या ढांचा है मौर्यकालीन व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, ये पूरी तरह से इस क्लास में इंक्लूड है। और जो भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा में, प्रारंभिक हो, मुख्य हो, इसमें आते हैं, तो हमने इंक्लूड कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।